इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालेत। 9 बजे की 9 बड़ी खबरों में आगे आपको दिखाएंगे बच्चों की वैक्सीन पर क्या है गुड न्यूज और कहां-कहां बच्चों पर कोरोना ने कहर ढाया, और साथ ही आपको कोरोना की ऑल इंडिया रिपोर्ट भी देंगे। सुबह 9 बजे की खबरों की शुरुआत एक बड़ी और सावधान करने वाली खबर से करते हैं। राजस्थान में तीसरी लहर के पहले ही बच्चों पर कोरोना का अटैक हो गया है। 2 जिलों में 650 से भी ज्यादा बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दौसा जिले में 1 मई से 21 मई के बीच 18 साल से कम उम्र के 341 बच्चे कोरोना से संक्रमित हुए हैं, जबकि राजस्थान के ही डूंगरपुर जिले में भी 325 बच्चे कोरोना से संक्रमित हो गए। राहत की बात यह है कि इन बच्चों को अस्पताल में एडमिट कराने की जरूरत नहीं पड़ी है और वो होम आइसोलेशन में ही ठीक हो रहे हैं। लेकिन मामला बच्चों का है, इसलिए प्रशासन एहतियात बरत रहा है। जिला प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। एक अनुमान के मुताबिक दूसरी लहर में करीब 19,000 बच्चे कोरोना की चपेट में आए हैं, जिसमें से बेहद कम बच्चों में सीवियर लेवल का कोरोना पाया गया है। पूरी तैयारी है। यहाँ पे हमने मेडिकल डॉक्टर्स के साथ एक बार एग्जामिन कर लिया है कि जो ट्रेंड है, जो एज ग्रुप है जिस पे ये टारगेट हो रहा है, तो उस हिसाब से तैयारियां हम कर रहे हैं। इसमें मतलब एज सच मेडिकली कोई अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट्स नहीं आई है जिसमें स्पेशली बच्चे यानी 12 ईयर से कम लोगों के बच्चों को मतलब कोई सीरियस इशू आया है। बट हमारी पूरी तैयारी है, मेडिकल डॉक्टर्स इसको एग्जामिन कर रहे हैं और पैटर्न को क्लोजली वॉच कर रहे हैं। जो हाल दौसा जिले का है वही राजस्थान के डूंगरपुर जिले का भी है। बच्चे बीमार हैं और प्रशासन अलर्ट। आज अखबार में एक खबर छपी कि हमारे यहाँ कुछ बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं के संबंध में बताना चाहूँगा कि हमारे जिले में 12 मई से आज दिनांक तक 315 बच्चे 0 से 19 आयु वर्ग के पॉजिटिव पाए गए, जिनमें 0 से 9 वर्ष के 60 बच्चे तथा 9 से 19 वर्ष के 255 बच्चे थे। सभी बच्चों को दवाएं दे दी गई हैं तथा ये हमारे बेहतर सर्विलेंस, बेहतर मॉनिटरिंग और जांचों के कारण संभव हो पाया है। साथ ही हमारी तैयारी यहाँ पर बच्चों को लेकर के काफ़ी है। हमने कंसंट्रेटर्स लगा दिए हैं, पीडिया वार्ड को बढ़ाने के लिए निर्देशित कर दिया है। दवाइयाँ हमने ले ली हैं, फील्ड में बंटवा दी गई हैं ताकि किसी भी स्थिति से आपातकाल में निपटा जा सके। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ संवाददाता मनीष भट्टाचार्य जुड़ गए हैं। मनीष, जो ये बच्चे मिले हैं, क्या इनके अंदर सिम्टोमेटिक ज्यादा है कि एसिम्टोमेटिक है? देखिए, बिल्कुल जो ये बच्चे मिले हैं अधिकांश असिम्टोमेटिक हैं, जैसा कि सीएमएचओ जो अलग अलग जगहों के कह रहे हैं। लेकिन डरावने वाली बात यह है कि बहुत बड़ी तादाद में ये बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। इसमें राजस्थान का सिर्फ 1-2 जिला नहीं है, बल्कि तमाम जिले ऐसे हैं। जैसे दौसा में 341 बच्चे, डूंगरपुर, सीकर की ऑफिशियल आंकड़े तो नहीं है, लेकिन जो हमारी बातचीत उसमें मैं बताऊं 1 मार्च से लेके अब तक के 1700 बच्चे यानी 0 से लेके 18 यानी वयस्क तक के 1700 बच्चे संक्रमित हुए थे, जिसमें से कई तो अभी रिकवर हो चुके हैं, लेकिन कई घर में आइसोलेट हो चुके हैं। लेकिन डॉक्टरों के लिए चिंता का सबब इसलिए भी है कि ये बच्चे संक्रमित हैं, जो घर पर आइसोलेट हुए हैं, उनकी देखभाल करने के लिए उनके परिवारजन तो हैं, लेकिन उन गांवों में डॉक्टरों की टीम नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टरों के रिक्त पद खाली पड़े हैं गांवों में। कलेक्ट्रेट की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सीएचसी पीएचसी से उन डॉक्टरों को भेजा जाएगा वहां पर, लेकिन गांवों की खस्ता हाल ऐसा है कि वहां पर डॉक्टर पहुंच नहीं रहे। लिहाजा ये डरावने वाली बात है कि अगर संक्रमण से कोई बच्चा और ज्यादा बढ़ता है तो अस्पतालों की तैयारी क्या हो रखी है, वहां पे किस तरीके के इंतजामात हो रखे हैं, ये तमाम ऐसे सवाल उठते हैं। लेकिन अभी फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं आई है, लेकिन कुछ जिलों में लगातार संक्रमण की संख्या तेजी से बढ़ रही है बच्चों में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका। और कोरोना का असर बच्चों पर तो पड़ रहा है, लेकिन राहत की खबर यह है कि बच्चों की वैक्सीन का ट्रायल जल्द शुरू होने वाला है। भारत बायोटेक जून में बच्चों की वैक्सीन का परीक्षण शुरू कर सकता है और कंपनी ने उम्मीद जताई है कि अक्टूबर के बाद बच्चों की वैक्सीन का लाइसेंस मिल सकता है। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों को सबसे ज्यादा खतरे की आशंका जताई जा रही है, इसलिए जल्द से जल्द बच्चों की वैक्सीन लाने की कोशिश की जा रही है। बात करेंगे संवाददाता भास्कर मिश्रा से। भास्कर, आपके पास क्या अपडेट है? कब तक एम्स में इसकी शुरुआत हो जाएगी टेस्ट की? और देखिए, नीति आयोग के जो डॉक्टर वीके पॉल है, उन्होंने आज तकरीबन 4-5 दिन पहले क्लियर कर दिया था कि जून के पहले वीक से हम जो 2 साल से 18 साल के बच्चे हैं उनके लिए ट्रायल शुरू कर देंगे। देश की आबादी का एक बहुत बड़ा वर्ग जो अभी तक वैक्सीन से दूर है, और ये कहा जा रहा था कि इस बीमारी से अगर आपको बचना है
और इसकी अगली लहर ना आए, तो इसके लिए जरूरी है तकरीबन 80% आबादी को वैक्सीनेट करना पड़ेगा। और इस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण था, और ये एक सुखद समाचार है उन तमाम लोगों के लिए जो पूरा मॉनिटर कर रहे हैं देश में। जैसे जैसे इस बार के कोरोना के सेकेंड वेव में बच्चे चपेट में आ रहे हैं, हालांकि तमाम एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि इस बार तादाद बहुत ज्यादा है लोगों की जो कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। उस प्रोपोर्शन में अगर आप देखें तो इसलिए बच्चों की संख्या ज्यादा हो रही है, लेकिन पिछली बार की तुलना में ऐसा नहीं कहा जा रहा कि बहुत ज्यादा बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। लेकिन जून के फर्स्ट वीक से इसका ट्रायल शुरू हो जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि सितंबर अक्टूबर तक जो इसकी वैक्सीन जो है वो आ जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बच्चों की वैक्सीन तो अभी आनी बाकी है, लेकिन बड़ों की वैक्सीन भी कम पड़ रही है। मुंबई में वैक्सीनेशन आज से एक बार फिर से शुरू हो गया है। वैक्सीनेशन 10 बजे से शुरू होगा, लेकिन वैक्सीन की कमी को देखते हुए सुबह से ही लंबी कतार लग गई है। वैक्सीन की कमी की वजह से कल भी मुंबई में वैक्सीनेशन नहीं हुआ था। मुंबई में आज 239 सेंटर पर वैक्सीन लगाई जाएगी। इन सेंटर्स पर सुबह 10 से लेकर दोपहर 3 बजे तक वैक्सीन लगेगी। गोरेगांव के वैक्सीनेशन सेंटर पर 2 घंटे पहले से कितनी भीड़ जुटी है, ये आप अतुल सिंह की रिपोर्ट से देखिए। रविवार को वैक्सीन की कमी के चलते पूरे मुंबई में वैक्सीनेशन बंद कर दिया गया था, तो वहीं आज दोबारा से वैक्सीनेशन का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। मुंबई के नेस्को गोरेगांव ग्राउंड पे जहां पर कोविड सेंटर है, वैक्सीनेशन वहां पर लगाया जाता है, वहां पर हम मौजूद हैं। आप देखें यहाँ पर सुबह 10 बजे से 3 बजे तक ये वैक्सीन लगेगी, लेकिन सुबह से ही लाइन लगनी शुरू हो गई है। आप देखिए अनाउंसमेंट हो रही है, अब एक एक करके लोग अंदर जा रहे हैं। केवल कोविशील्ड की सेकेंड डोज वॉक इन वालों को दिया जाएगा, और ये सीनियर सिटीजन है 60 प्लस एज ग्रुप के, उन्हें जाने दिया जा रहा है अभी। और ये लाइन अभी से ही लगनी शुरू हो गई है, क्योंकि काफी दिनों से जो लोग हैं सीनियर सिटीजन खास तौर पर परेशान हैं जाने के लिए। लोग एक एक करके अंदर जा रहे हैं, क्योंकि 10 बजे से जो वैक्सीनेशन है वो शुरू किया जाएगा। इसको देखते हुए पुलिस भी तैनात है कि ज्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठा ना हो, भीड़ ना हो, क्राउड ना हो। इस वजह से उन्हें अब धीरे धीरे यहाँ से अंदर भेजा जा रहा है। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर चाक चौबंद है। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साफ तौर पर, जो 18 प्लस एज ग्रुप है उनकी वैक्सीनेशन पूरी तरीके से बंद है। पिछले 10 दिनों से ये बंद है, और अब जो लिमिटेड डोज हैं उसके भी बारे में यहाँ पे जानकारी दे दी गई है। इसी तरीके से अभी नेस्को ग्राउंड पे जो लोग हैं वो आने शुरू हो गए हैं, जबकि 10 बजे से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन सुबह से ही यहाँ पे लाइन लगने शुरू हो गई थी। कैमरामैन हर्षद के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। देश में कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 3 लाख को पार कर गई है। पिछले साल 13 मार्च को देश में कोरोना से पहली मौत हुई थी, और 14 महीने 10 दिन बाद मौतों की संख्या 3 लाख हो चुकी है, और अब तक कुल 3,03,700 से ज्यादा लोग दम तोड़ चुके हैं। रविवार को 4,452 लोग महामारी का शिकार बने। कई राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ गई है, लेकिन डेथ रेट में कमी नहीं आ रही है। मई में हर रोज औसतन 3,500 मौतें हुई हैं, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। दुनिया में भारत तीसरा ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां 6 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई कोरोना की वजह से। दूसरे नंबर पर ब्राजील है, जहां 4,48,000 लोग जान गंवा चुके हैं, और तीसरे नंबर पर भारत है। देश में कोरोना से मौत की संख्या 1 लाख तक पहुंचने में करीब 6.5 महीने लगे थे। 1 से 2 लाख होने में 7 महीने से कुछ कम वक्त लगा। वहीं 2 से 3 लाख मौतें 1 महीने से भी कम समय में हुई हैं। देश में डेथ रेट कम नहीं हो रहा है, लेकिन संक्रमण दर जरूर कम होता जा रहा है। 24 घंटे में 2,22,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं, जो 15 अप्रैल के बाद सबसे कम नए केस हैं। 24 घंटे में 3 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से रिकवर भी हुए हैं, और 27,16,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करने आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ जाएंगे। सीएम योगी लगातार अलग अलग शहरों में जाकर कोविड केयर सेंटर का दौरा कर रहे हैं। आज सीएम योगी आजमगढ़ में होंगे और आजमगढ़ में कोविड और वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण भी करेंगे। इसके अलावा कोविड-19 के संक्रमण के प्रबंधन के साथ बैठक भी होगी। जैसे जैसे कोरोना के तीसरे लहर का खतरा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे सीएम योगी का दौरा भी बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण कंट्रोल होता नजर आने लगा है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान डिस्चार्ज हुए लोगों की संख्या कोरोना वायरस संक्रमण के लिए नए मामलों के अगर मुकाबले करें तो 3 गुनी रही हैं। यहां पिछले 24 घंटों में 14,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से
ठीक होकर वापस लौटे, उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई है। और राज्य में पिछले 24 घंटे में 4,844 नए मामले सामने आए हैं और 234 लोगों की मौत हुई है। इनमें सबसे ज्यादा 301 नए मामले राजधानी लखनऊ में मिले हैं, जबकि 18 की मौत हो गई है। इसके अलावा वाराणसी में 245 मरीज मिले हैं और 15 की मौत हुई है। सबसे ज्यादा मौत कल झांसी में हुई, 180 मरीज मिले और 21 लोगों की जान गई। लखीमपुर खीरी में कल 60 मरीज मिले लेकिन 10 मरीजों की मौत हो गई और आगरा में सिर्फ 44 मरीज मिले लेकिन 11 लोगों की जान गई। बात करेंगे संवाददाता रुचि कुमार से। रुचि, जिस तरह से लगातार योगी आदित्यनाथ हर जिले का दौरा कर रहे हैं, उसमें गांव पर उनका खास फोकस है ताकि तीसरी लहर में गांव पर भी ध्यान दिया जाए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर यूपी के आंकड़े आप देखेंगे तो 30 अप्रैल को 3,10,000 एक्टिव मरीज थे यहाँ कोरोना के। अब ये तादाद घट के 85,000 रह गई है। तो जो कोरोना का ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा है, ये इसी तरह से गिरता रहे, आगे ना बढ़े, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिलों जिलों का दौरा कर रहे हैं। कल हमने देखा कि वो झांसी, बांदा गए थे, परसों इटावा, कानपुर गए थे। इस तरह से लगातार उनके दौरे चल रहे हैं। आज आजमगढ़, गोंडा, वाराणसी जाएंगे। इन दौरों में पूरी कोशिश ये रहती है कि जो वहां के अधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बात करते हैं, देखते हैं कि वहां किस तरह से कोविड मैनेजमेंट हो रहा है। साथ में हॉस्पिटल्स भी जाते हैं जहां पे ट्रीटमेंट चल रहा है। इसके अलावा जो कोविड कमांड सेंटर है हर जिले का, वहां वो जाते हैं, देखते हैं कि किस तरह से निगरानी की जा रही है। फिर गांव जरूर जाते हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि गांव में ये संक्रमण ना फैले, क्योंकि उत्तर प्रदेश में करीब 97 लाख गांव हैं जहां करीब प्रदेश की 16 करोड़ आबादी रहती है। तो ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि गांव में ये संक्रमण ना फैले। तो इसकी तरफ मुख्यमंत्री की खास नजर है और इन दौरों में गांव में भी देखते हैं जाकर कि जो निगरानी समितियां हैं वो किस तरह से घर घर जाके, जो आशा बहुएं हैं वो घर घर जाके लोगों का टेस्ट कर रही हैं। अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया रुचि आपका। मध्य प्रदेश में कोरोना केस लगातार कम हो रहे हैं और पिछले 24 घंटे में वहां 3,375 नए केस मिले हैं और 75 लोगों की जान गई है। सिर्फ एक हफ्ते में ही कोरोना के नए केस घटकर आधे रह गए हैं। 19 मई को 5,000 केस रिकॉर्ड किए गए थे, जबकि 20 मई को 4,952 नए केस मिले, 21 मई को 4,384 और 22 मई को 3,844 और 23 मई को 3,375 नए पॉजिटिव केस आए हैं। कोरोना को काबू में करने के लिए शिवराज सिंह चौहान सरकार एक्शन में है। कोरोना से लड़ने के लिए लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। जिन इलाकों में संक्रमण ज्यादा है वहां माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने के लिए कहा गया है और कोरोना कर्फ्यू को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए गए हैं। जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन करवाया जाएगा, उनकी सेहत पर नजर रखी जाएगी। जिन मरीजों की अस्पताल की जाने की जरूरत है उसकी व्यवस्था सरकार करेगी। मोबाइल टेस्टिंग को बढ़ाने और 31 मई तक हर गांव के हर घर जाकर मेडिकल किट देने का भी लक्ष्य रखा गया है। जो लोग कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी घर पर नहीं रह रहे हैं, ऐसे लोगों की पहचान करके उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। एमपी सरकार ने 31 मई तक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, यूपी, राजस्थान से आने वाले बसों पर बैन को 31 मई तक बढ़ा दिया है। कोरोना संक्रमण अब पूरी तरह से नियंत्रित है। लगातार पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है, स्थिति लगातार सुधर रही है और अब मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता के सहयोग से कोरोना पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाएगा। एक तरफ हम दिनों रात कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के काम में लगे हुए हैं। कई दिनों से चैन की सांस नहीं ली है। और एमपी के 6 जिलों में कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जा रही है। झाबुआ, गुना, अलीराजपुर, खंडवा, बुरहानपुर और भिंड में आज से कर्फ्यू में ढील दी गई है। ये वो जिले हैं जहां पर कोरोना का कहर कम हो चुका है और यहां कर्फ्यू में किराना, सब्जी, फल और आवश्यक चीजों की दुकानें खुलेंगी। इसके अलावा सरकारी ऑफिसेज में कर्मचारियों की संख्या भी 10 से बढ़ाकर 25% कर दी गई है। अगर इन 6 जिलों में छूट के दौरान कोरोना केस नहीं मिलते, यानी कि उनकी संख्या कम रहती है, तो इस आधार पर 1 जून से बाकी जिलों में भी ढील दी जाएगी।
विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 5 दिन के अमेरिका दौरे पर हैं। इस दौरान विदेश मंत्री अमेरिकी कंपनियों के साथ कोरोना वैक्सीन की खरीद, वैक्सीन के लिए कच्चे माल की खरीद और वैक्सीन के लिए ज्वाइंट प्रोडक्शन की संभावनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद भारतीय किसी मंत्री का यह पहला अमेरिकी दौरा है और इस दौरान एस जयशंकर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन के साथ भी बातचीत करेंगे। उनकी जो बाइडेन प्रशासन के दूसरे मंत्रियों के साथ, ऑफिसर्स के साथ भी मुलाकात है। भारत अमेरिका से वैक्सीन के साथ ही वैक्सीन बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की मांग कर चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस तक ने भारत की स्थिति को गंभीर बताते हुए हर तरह की मदद का भरोसा दिया है और अभी तक अमेरिका से 7 जहाज मेडिकल इक्विपमेंट्स और ऑक्सीजन दवाएं लेकर आ चुके हैं। हालांकि वैक्सीन के रॉ मटेरियल को लेकर अमेरिका ने जो दावा किया था वो पूरा नहीं हुआ है और अब तक सिर्फ 20 लाख कोविशील्ड डोज बनाने के लिए कच्चा माल देने का ऐलान हुआ है। हालांकि अमेरिका ने यह भी कहा है कि जुलाई तक वो दुनिया को कुल 8 करोड़ वैक्सीन देगा, जिसमें एक बड़ा हिस्सा भारत को मिल सकता है। बात करेंगे संवाददाता विजय लक्ष्मी के साथ। विजय लक्ष्मी, ये दौरा अगर हम कहते हैं वैक्सीन डिप्लोमेसी के हिसाब से कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है? देखिए, हमें 24 से 28 मई तक जो है वो विदेश मंत्री रहने वाले हैं अमेरिका में और इस दौरान वो वहां की तमाम जो चाहे पॉलिटिकल क्लास हो या बाकी लोग हों उनसे वहां पर मुलाकात करेंगे। और वैक्सीन, जिस तरह से आपने कहा, ये सही है कि वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत भी ये जो पूरी मुलाकात है ये काफी अहम रहने वाली है। अमेरिका ने भारत को कच्चा माल जो वैक्सीन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है उसके लिए हालांकि उन्होंने वहां पर अपने क्लॉजेस जो थे स्पेशल उनको भी लिफ्ट किया था ताकि वो रॉ मटेरियल जो है इंडिया को एक्सपोर्ट किया जा सके। ये तमाम चीजों पर जो है ये बातचीत जो है ये विदेश मंत्री वहां पर करेंगे। 24 से 28 मार्च मई तक का ये दौरा है और इस दौरान यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, उनसे भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा अपने जो काउंटर पार्ट हैं अमेरिकन, उनसे मुलाकात करेंगे और इसके अलावा अमेरिकी तमाम और जो लोग हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका के जो हैं एंटनी ब्लिंकन, उनसे भी मुलाकात करेंगे। तो तमाम चीजें जो हैं ये रहेगी काफी, क्योंकि कोविड पेंडेमिक के दौरान जब सेकेंड वेव इंडिया में है, ऐसे में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जा रहे हैं अमेरिका, क्योंकि वैक्सीन और कोविड के दौरान जो डिप्लोमेसी जिस तरह से हुई बायलेटरल, उसमें ही इसको एक कदम और आगे की ओर देखा जा रहा है। इसके बाद जब प्रेस रिलीज आएंगी दौरे के बाद तो पता चलेगा कि किस तरह से क्या चीजें हुई। फिलहाल जानकारी यही। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब देश में ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद ब्लैक फंगस के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। देश में अब तक इस गंभीर बीमारी के करीब 9000 केस दर्ज हुए हैं और कई राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी भी घोषित करने की बात कही है। दिल्ली के एलएनजेपी और जीटीबी हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस के 36 नए केस सामने आए। लखनऊ के केजीएमयू में ब्लैक फंगस के 135 केस सामने आ चुके हैं और पिछले 24 घंटे में 11 नए केस आए हैं। तो वहीं उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के अब तक कुल 65 मामले आ चुके हैं। एमपी की बात करें तो मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के 600 केस दर्ज हुए हैं। इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में अलग यूनिट बनाई गई हैं। हरियाणा में ब्लैक फंगस के अब तक कुल 421 मामले आ चुके हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा 149 मरीज गुरुग्राम से हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि राज्य सरकार ने ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले मेडिसिन के 12,000 इंजेक्शन की मांग केंद्र सरकार से की है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।